हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक होगा एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस, एसी सर्किट विद कैपेसिटर, एसी सर्किट विद इंडक्टर। इन तीनों के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये हमें आज डिस्कस करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधे डेरिवेशन भी आते हैं, फेजर डायग्राम वगैरह बनवा लेते हैं एग्जाम में, लेकिन हमें कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एसी सर्किट विद रजिस्टर, सबसे पहले रजिस्टर। तो इसमें क्या होगा, देखो छोटी छोटी बातें। ये एक रजिस्टर हो गया, इसके साथ हमने एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स जनरली क्या लिखते हैं, V = Vm sin ओमेगा t। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। V यहाँ पे होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, दिस इज मैक्सिमम और पीक। पता चुका हूँ मैं, ये पहले आपको पता है, फिर भी ये फ्रीक्वेंसी, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसकी वैल्यू गिवन हो और अगर यहाँ पे गिवन हो जाए 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी, और ये जो गिवन है ये एक्चुअली वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, और रूट मीन स्क्वायर आपको पता है Vmax/√2 निकालना आता है, और Vmax अगर पता लग जाए तो V एवरेज भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ये छोटी छोटी बातें पीछे की थी जो मैंने आपको लिंक करके बताई, तो ये बातें समझ में आ गई। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ जाती है। इसके बाद छोटी छोटी बातें थी कि अगर वैल्यू गिवन हो तो ये आरएमएस होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ देखा जाए V = Vm sin ओमेगा t, ये आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने की बातें बताएं। एसी सर्किट में सिर्फ रजिस्टर जुड़ा होता है, तो यहाँ पे V वोल्टेज और करंट इज इन सेम फेज। पहली बात, दोनों सेम फेज में होते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन ये है तो करंट की इक्वेशन होगी I = Im sin ओमेगा t। ओमेगा t दोनों में सेम है तो दोनों सेम फेज में हो गए। ठीक है, दोनों अगर सेम फेज में हो गए तो दोनों के लिए ग्राफ अगर बनाएं तो देखो, ये मान लो वोल्टेज है तो करंट इस टाइप से आएगा, V और I टाइम, इस सेम टाइम 0 टाइम π/2, जैसे 0 हाफ साइकिल कंप्लीट साइकिल, फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे भाई फेजर डायग्राम बनाओ, तो बेटा इसका फेजर डायग्राम कुछ नहीं करना। फेजर क्या होता है? सबसे पहली बात, फेजर क्या होता है? फेजर एक वेक्टर होता है जो वोल्टेज या करंट की मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो ये मैंने लिया V, समझ में आ गई बात? कितने एंगल पे? ओमेगा टी। क्यों भाई? V = Vm sin ओमेगा टी। अब V और I सेम फेज में है तो ये करंट हो गया, तो ये हमें दे रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या दे रहा है? ये मैक्सिमम वैल्यू। मान लो Y एक्सिस के ऊपर मैं इसका एक परपेंडिकुलर लेता हूँ, प्रोजेक्शन बोलते हैं, तो ये देगा करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू I = Imax sin ओमेगा टी। ये देगा वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू V = Vm sin ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा प्रोजेक्शन, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है, बताया था शुरू मैंने। ये बात समझ में आ गई? तो एसी सर्किट विद आर करंट और वोल्टेज सेम फेज में होती है। फेजर डायग्राम, वेव फॉर्म ये। अब इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाए। क्या क्वेश्चन बन जाए? For an element in AC circuit, current and voltage are in same phase. Name the element। 2 नंबर का सवाल बन जाए। मान लो एलिमेंट का नाम बताओ एंड ड्रॉ ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी, तो नेम द एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा? रेजिस्टेंस या रजिस्टर। ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करता तो एक बार जो आर की वैल्यू है वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी कितनी ही बढ़ जाए। पता है ना आपको, आर कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एसी सर्किट पे रजिस्टर V और I सेम फेज में होता है, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, और ये इस टाइप से ग्राफ। यही क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद बात आती है एसी सर्किट विद इंडक्टर। बहुत सारे सवाल बनते हैं इसके ऊपर।
चलो डिस्कस करते हैं। इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस भी आती है, बहुत बार ग्राफ पूछ लेते हैं, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। एसी सर्किट विद इंडक्टर, इसमें क्या होगा, इंडक्टर एक स्प्रिंग एक कॉइल जोड़ दी, एसी जोड़ दिया, V = Vm sin ओमेगा टी हो गया, यह होता है इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ इंडक्टर, इसका डेरिवेशन करते था बताओ थोड़ा सा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो होता है LdI/dt, ध्यान रखना, और उसको जब इसके बराबर करते हैं सोल्व करते हैं I की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे इंडक्टर है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ये हो गया, यहाँ पे जो करंट का फॉर्मूला आता है वो आता है I = Im sin ओमेगा टी माइनस π/2। इसका मतलब क्या हुआ, करंट में से एंगल माइनस हो रहा है, इसका मतलब V लीड्स I बाई फेज ऑफ π/2 और 90 डिग्री। एसी सर्किट विद इंडक्टर में वोल्टेज करंट को लीड करती है 90 के फेज से π/2 के फेज से। ध्यान रखना, एक नंबर का सवाल आ जाता है कि इन केस ऑफ इंडक्टर विद ए सर्किट द वोल्टेज लीड द करंट बाई ए फेज ऑफ I, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, 90 डिग्री। ठीक है, और सवाल बनते हैं इसके ऊपर, पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ये लीड करता है तो इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, V और I टाइम, मान लीजिए ये V है तो I यहाँ पे लैग कर रहा है, देखो I लैग का मतलब पीछे का मतलब यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, बात समझ में आ गई। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो इसकी मिनिमम, समझ रहे हो, इसकी मैक्सिमम तो इसकी मिनिमम, इसकी मैक्सिमम इसकी मिनिमम, ऐसे, तो ये इस टाइप से जाएगा नीचे से, ये I। सॉलिड करना चाहो तो सॉलिड कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लो V और I बन जाएगा ग्राफ। एग्जाम में पूछ लेते हैं फेजर डायग्राम क्या बनेगा, देखो ये हमने लिया V इस टाइप से, V का प्रोजेक्शन डालेंगे तो बताया था आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू V = Vm sin ओमेगा टी, सबको पता है। करंट लैग कर रहा है, देखो V लीड कर रहा है, करंट लैग करता है, लैग का मतलब पीछे होना, तो करंट ये ओमेगा टी, करंट 90 के फेज से लैग कर रहा है, तो ये ऐसे, ये 90 का एंगल बनेगा, समझ गए। और करंट अगर ऐसे है तो यहाँ से प्रोजेक्शन डालो और ये बनेगा I = Im sin ओमेगा टी माइनस का π/2, ठीक है, I = Im sin ओमेगा टी माइनस π/2। दिख नहीं रहा है आपको, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ I = Im sin ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो फेजर डायग्राम ग्राफ इस टाइप से बनता है। अब इसके ऊपर सवाल क्या बन जाए, बोल रहा हूँ मैं, लिख लेना, एन एलिमेंट X is connected to AC source in which V leads I by π/2, नेम द एलिमेंट। तो नेम द एलिमेंट में आंसर क्या आएगा भाई, इंडक्टर। नेम द एलिमेंट में क्या आएगा, इंडक्टर, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लें प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन इट्स रेजिस्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है इसका रेजिस्टेंस, तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ इंडक्टर, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। और बेटा XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, L इंडक्टर, और XL क्या हो जाएगा 2π/μL। अगर ये कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली है, यहाँ से क्लियर होता है ना इसका आंसर, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, XL और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसे। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब XL 2π/μL फॉर DC
अगर डीसी की बात करूँ फ्रिक्वेंसी 0 होती है, फ्रिक्वेंसी 0 तो एक्सएल 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक इंडक्टर के साथ एक डीसी सोर्स जुड़ा हुआ है तो ये कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। अगर एक डीसी सोर्स है उसके साथ इंडक्टर जुड़ा हुआ है तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो भाई एसी सोर्स जुड़ा हो तो इंडक्टर के साथ एसी जुड़ा है तो हमने पढ़ा, लेकिन थोड़ा और पढ़ लें। एल एक्सएल 2 पाई न्यू एल एसी सोर्स। इफ न्यू हाई, अगर न्यू ज़्यादा है तो एक्सएल भी ज़्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सएल भी कम है। तो एसी में हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ब्लॉक करता है, इंडक्टर ब्लॉक्स हाई फ्रीक्वेंसी एसी। हाई फ्रीक्वेंसी के एसी को ब्लॉक करें, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, और ज़्यादा होगा तो करंट बहुत कम होगा, बहुत कम होगा तो यूँ कह सकते हैं कि ये ब्लॉक करता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस पता लग गया, एक्सएल होता है, एक्सएल 2 पाई न्यू एल होता है, फॉर्मूले का ध्यान रखना। इसके बाद मान लो एक सवाल बन जाए, क्या, जो अभी पढ़ा था हमने, एन एलिमेंट एक्स इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, ऐसे दे दो, एसी सोर्स हुज वोल्टेज इज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड करंट इज गिवन बाई I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। उसमें बताया गया था, यहाँ पे इक्वेशन दे दी, नेम द एलिमेंट, तो एलिमेंट इंडक्टर, क्यों, करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है, ठीक है। एंड प्लॉट ए ग्राफ एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, बन जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से एक सवाल बन जाए, फॉर ए इंडक्टर कनेक्टेड टू एसी सोर्स इंडक्टेंस इज एक्सएल इफ फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टर इज मेड डबल्ड, फाइंड न्यू इंडक्टिव रिएक्टेंस। बात समझ में आ गई। अगर फ्रीक्वेंसी और एल इंडक्टेंस दोनों को डबल कर दें तो बताओ नया एक्सएल क्या होगा। तो बेटा एक्सएल 2 पाई न्यू एल, एक्सएल डैश क्या होगा 2 पाई न्यू डैश एल डैश, 2 पाई न्यू डैश डबल हो गया, एल भी डबल हो गया, 2 और 2 4 4, 2 पाई न्यू एल। बात समझ में आ रही है। तो एक्सएल डैश कितना हो गया 4, ये क्या था एक्सएल, 4 गुना हो गया। मान लो ऐसा सवाल बन जाए तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये भी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। और देखो इजी इजी से सवाल क्या बन जाएंगे, देखो सपोज करो आपको दे दिया जाए एक इंडक्टर है, इसके साथ एक बल्ब लगा हुआ है, इसके साथ हमने एक डीसी सोर्स लगाया। चलो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। डीसी के लिए क्या ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर करता है? नहीं। डीसी के लिए एक्सएल 0, ठीक है। अब बात ये आती है, व्हाट इज द इफेक्ट on the brightness of bulb? What will be effect on brightness of bulb if L is increased? L को कितना ही बढ़ा लो, फ्रीक्वेंसी इसकी होती नहीं तो एक्सएल क्या रहेगा 0, तो आंसर क्या होगा नो चेंज। ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ब्राइटनेस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। इसके बाद अगर मैं इसको हटा के एसी सोर्स लगाता हूं, सुनना ध्यान से, नया सवाल बन गया अब, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इफ एल की जगह मैं कहता हूं फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड। एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को अगर मैं बढ़ाता हूं तो क्या होगा, देखो एक्सएल
इस बार 2 पाई न्यू एल। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एक्सएल भी बढ़ता है, और एक्सएल इसका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम होगा, करंट अगर कम होगा तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। तो आई डिक्रीज हो रहा है तो हीट मतलब ब्राइटनेस डिक्रीजेज। बात समझ में आई? करंट अगर डिक्रीज होगा तो हीट कम होगी, हीट कम होगी तो ब्राइटनेस कम होगी। आप सिंपल करंट से बोल सकते हैं, करंट अगर डिक्रीज तो ब्राइटनेस डिक्रीज। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसी में, इफ न्यू इज कांस्टेंट एंड एल इज मेड या एल इज इंक्रीज, देन ब्राइटनेस, अगर एल को बढ़ा दे तो ब्राइटनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो एक्सएल 2 पाई न्यू एल, ये कांस्टेंट है, एल अगर बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो एक्सएल भी बढ़ेगा, एल बढ़ेगा एक्सएल बढ़ेगा, आई कम होगा, और आई अगर कम होता है तो आई अगर कम होता है बेटा ब्राइटनेस डिक्रीज होगी, आई अगर कम होता है तो ब्राइटनेस भी डिक्रीज होगी। पहले वाली बात, कुछ भी आ सकता है, और दोनों को कंबाइन करके दे दें। बात समझ में आ गई? कैसे करना है समझ में आ गया। इसके बाद मान लो आपसे पूछ लें एसी सोर्स सब कुछ है। तीसरा पार्ट, इफ एन आयरन रोड इज इंजर्टेड इन द सोलेनोइड, इन द कॉइल, इन द इंडक्टर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस। और कुछ चेंज नहीं किया फ्रीक्वेंसी वगैरह, तो अब क्या करना है, एल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, पढ़ा था ना, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। अंदर ये रख दिया तो अंदर एक मीडियम आ गया, मीडियम आ गया तो एल इंक्रीज, एक्सएल क्या होता है ओमेगा एल, तो एक्सएल भी इंक्रीज, एक्सएल इंक्रीज तो आई डिक्रीज, आई डिक्रीज तो ब्राइटनेस डिक्रीज। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस केस में भी थोड़ा ध्यान रखना है, चीज़ों को समझो। फ्रीक्वेंसी बढ़े कुछ भी बढ़े करंट घटेगा, रोड डाल दी तो म्यू बढ़ेगा, एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो आई कम होगा, ब्राइटनेस कम होगी। तो ये कोरिलेट करना आपको आना चाहिए। ये अगर आपको समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग कर सकते हो। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ओके, ये भी कर लेंगे। इसके बाद एक ग्राफ का सवाल आ जाता है, ग्राफ दे दिया जाता है हमें इस टाइप से, यहाँ दे दिया टाइम, एक्स एक्सिस मान लो इसको, वाई एक्सिस मान लो, एक सिंगल वेव के लिए दिया हुआ है, इसके लिए चलेगा। ये हो गया सिंगल वेव के लिए, ठीक है। इसमें मान लो आपको दिया हुआ है करंट इस टाइप से, ठीक है, और एक वेव आपको ऐसे दी हुई है इस टाइप से, नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। पहला सवाल, नेम द डिवाइस। यहां भी कुछ लिखा मिलेगा, एन एलिमेंट इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स एंड voltage current power graph is given by as shown for a one wave is given. A graph for one wave is given for AC circuit with an element, एक एलिमेंट के साथ AC सोर्स लगा हुआ है। तो डिवाइस बताओ कौन सा है। सबसे पहली बात, ये वेव जा रही है यूं, तो ये वेव सीधी जा रही है, तो ये क्या हो गया वोल्टेज, ठीक है, V वोल्टेज हो गई। दूसरा, इसके साथ साथ पैरेलल में ये जा रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल होती है, तो इसकी भी यहाँ से यहाँ तक हाफ साइकिल। बात समझ में आ रही है? तो ये करंट नीचे से आ रहा है, देखो इसको मैं अगर वोल्टेज बोलता हूँ तो ये करंट होगा, तो करंट नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये वाली V ऊपर है, करंट नीचे है, V लीड कर रहा है। तो नेम द डिवाइस, इंडक्टर। इंडक्टर में V करंट को लीड करता है। देखो ये जल्दी जल्दी हो रहा है,
और ये वाला ऐसे हो रहा है। तो ये जल्दी जल्दी क्यों होता है यही बताता हूँ मैं। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज आगे या करंट पीछे है, तो वोल्टेज आगे करंट पीछे इंडक्टर। दूसरा बी वोल्टेज है, बी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, सी करंट को रिप्रेजेंट करता है, और ए क्या बच गया, पावर, ए पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई। इसमें आपसे कोई पूछ ले कि पावर वाला जल्दी जल्दी क्यों आ रहा है, पावर वाला देखो P इक्वल टू क्या होता है, वी आई, वी का फॉर्मूला V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, करंट का फॉर्मूला आई एम साइन ओमेगा टी। यहाँ साइन का डबल हो रहा है, साइन स्केयर ओमेगा टी। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो कोस 2 ओमेगा टी, फ्रिक्वेंसी डबल हो गई। फ्रिक्वेंसी डबल होने का मतलब, फ्रिक्वेंसी डबल हो गई तो टाइम हाफ हो गया, पता है रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो था उसका आधा हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक है तो इसका आधा हो जाएगा। समझ गए ना मेरी बात। तो वेव जल्दी जल्दी कवर होगी। ठीक है, तो पावर में ऐसे होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये सवाल भी 1-2 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। हरियाणा बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ये भी कर लेंगे हम। 2 वेव कंप्लीट देखिए, एक जल्दी जल्दी हो रही है वो पावर है, जो जल्दी जल्दी कवर हो रही है वो पावर है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, ये भी हम लोग कर लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं एसी सर्किट विद कैपेसिटर, इसके ऊपर सवाल सेम। ये कैपेसिटर है, ये एसी सोर्स है। एक कैपेसिटर जो होता है उसके लिए अगर मैं करंट की बात करूं, देखो यहाँ जो वोल्टेज गिवन होगी मैंने बताया था आरएमएस, करंट भी जो जाएगा वो भी आरएमएस होता है, ये इंस्टेंटेनियस है। तो करंट की इक्वेशन होगी आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इसका मतलब कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, आई लीड वी बाई फेज ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2 के फेज से आई वी को लीड करता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC 1 बाई ओमेगा सी 1/2 पाई न्यू सी। ध्यान रखना, यहां से अगर देखा जाए XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो भी डिक्रीज होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो भाई XC का ग्राफ बनाओ फ्रीक्वेंसी के लिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर कोई पूछ ले XC का ग्राफ C के लिए बनाओ तो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान रखना इस चीज़ का टच नहीं होगा यहाँ पे कहीं भी, इस टाइप से आएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई? इस टाइप से हम कर सकते हैं। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके लिए करंट लीड करता है तो वेव कैसे बनेगी? ये वेव वोल्टेज की, करंट लीड करता है, लीड है तो आगे, आगे तो बेटा ये ऐसे आएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, फेजर डायग्राम सुनना ध्यान से। यहाँ ये ग्राफ वोल्टेज के लिए, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये भी ठीक है। करंट लीड कर रहा है, लीड कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे। तो इसका ये, इसकी वैल्यू I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। समझ में आ गई बात? ये ऐसे। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करना अलग से पूछ लेते हैं, वेव फॉर्म ड्रॉ करवा सकते हैं, और ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है भाई, ये भी हम लोग बना लेंगे। इतनी बातें बनाने के बाद आगे अगर बढ़ें तो सवाल क्या बनते हैं इसके ऊपर देखो। इसके ऊपर सवाल क्या बनते हैं? पहला सवाल वही
एक कैपेसिटर है, चलो एक डीसी बैटरी जोड़ देते हैं। कैपेसिटर में डीसी जोड़ दिया तो क्या हुआ नहीं पता। XC 1/2 पाई न्यू सी, सवाल बाद में, पहले कंसेप्ट ले लें। फॉर डीसी फ्रिक्वेंसी 0, फ्रिक्वेंसी अगर 0 तो XC इन्फिनिटी, इसका मतलब कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को। फॉर एसी, एसी के लिए क्या होता है 1/2 पाई न्यू सी, तो न्यू 0 नहीं है, ठीक है। अगर न्यू बढ़ता है तो XC घटता है, इसका मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस घटेगा अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इसका मतलब कैपेसिटर पासिज हाई फ्रीक्वेंसी AC, क्या मेरी बात समझ में आई? फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी AC को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी AC को ब्लॉक करता है, मतलब कम पास करता है उसको, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें मुझे समझ में आ गई। तो डीसी को क्या करेगा ब्लॉक, इसका मतलब करंट पास नहीं करेगा, नो करंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? करंट पास नहीं करेगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब इस सवाल बन जाए, एन एलिमेंट X इज कनेक्टेड टू AC सोर्स, voltage is given V equal to Vm sin omega t and current is found to be I equal to Im sin omega t plus pi by 2. Name the device. करंट लीड कर रहा है, कैपेसिटर है। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, सही है? नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कर लेंगे इस टाइप सवाल, ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। एक सवाल, एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया हुआ है 1/2 पाई न्यू सी। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एंड कैपेसिटेंस को डबल कर दिया जाए तो नया क्या होगा न्यू डैश सी डैश, न्यू डैश 2 न्यू सी डैश 2 सी करवाया था, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद बेटा करवाया था तो यहां देखो XC डैश 1/224 2 पाई न्यू सी, 1/2 पाई न्यू सी क्या होता है XC 1/4। तो इंडक्टर में 4 गुना हुआ था, यहाँ पे 1/4 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ देखो ये सवाल भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ आ जाए तो हम कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में आ गई। अब मान लो एक कैपेसिटर लगा के एक बल्ब लगा दिया जाए और इनिशियली एक डीसी सोर्स लगा दिया जाए, विल द बल्ब ग्लो? तो आंसर क्या होगा नो। क्यों? क्योंकि डीसी को पास ही नहीं करता कैपेसिटर, कैपेसिटर डीसी को पास नहीं करता। दूसरा क्वेश्चन, अगर यहां पर एक एसी सोर्स लगा दिया जाए, ठीक है, एसी सोर्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इफ फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटेंस बोथ इंक्रीजेज चेंज इन ब्राइटनेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एंड कैपेसिटेंस आल्सो इंक्रीजेज देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब? देखो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो बेटा XC घट रहा है, XC घटेगा तो करंट बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, XC घटेगा, XC घटेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, ब्राइटनेस इंक्रीज होगी। लेकिन इसी सवाल में मान लो कह दें फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 4 टाइम्स एंड कैपेसिटेंस इंक्रीजेज टू 3 टाइम्स या 2 टाइम्स। A capacitor connected to a source with a bulb, if frequency of source increases to 4 times and capacitance twice, what is the effect on the brightness? तो XC डैश क्या होगा 1/2 पाई न्यू सी होता है, न्यू कितना हो गया 4 गुना, कैपेसिटर कितना हो गया डबल। या एक काम करो
ऐसे लिखो, कैपेसिटेंस को आधा कर दो, 1/2 न्यू हो गया 4 टाइम्स, कैपेसिटेंस क्या हो गया हाफ, 2 दूनी 4, तो 2 बार ले लिया, सुन रहा है, ये 2 बार ले लिया, 2 पाई न्यू सी, तो ये हो गया XC/2। तो ये हाफ हो गई डिक्रीज। अगर XC हाफ होता है तो करंट क्या हो गया, इंक्रीज या डबल, ये डिक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज, ब्राइटनेस इंक्रीजेज, ब्राइटनेस इंक्रीजेज, ब्राइटनेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ जाती है। तो फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटर दोनों के ऊपर इस टाइप सवाल आ सकते हैं, हम लोग कर लेंगे। ओके, बल्ब का सवाल हो जाएगा। अब बल्ब के ऊपर एक सवाल और बन सकता है, क्या बल्ब के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो क्या फर्क पड़ेगा। ये कैपेसिटर है, ये बल्ब है, AC सोर्स, न्यू कांस्टेंट, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंजर्ड हो रही है। डाइलेक्ट्रिक अगर इंजर्ड होगी तो ब्राइटनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये आपसे निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ब्राइटनेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाती है, पता है आपको, C होता है ε/A/d, एयर कैपेसिटर के लिए इतना होता है, ये K टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज तो XC क्या होता है 1/2 पाई न्यू C, C अगर इंक्रीज होगा तो XC डिक्रीज, रेसिप्रोकल है। XC अगर डिक्रीज होगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस इंक्रीज। क्या मेरी बात समझ आई। फिर देखो इसके अंदर ये डालेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ती है, हमेशा बढ़ती है कैपेसिटेंस। XC 1/2 पाई न्यू C नीचे, C बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। एक वो ग्राफ वाला सवाल, सेम वही बातें सुनना। एक हाफ वेव के लिए ऐसे दिया हुआ है, तो ये वोल्टेज हो जाता है, ए नाम दे दिया, वोल्टेज है ये। अगर मैं कहूं करंट ऐसे है तो ये ऊपर से आ रहा है बी, और एक मैं कहूं भाई एक वेव ऐसे है, एक वेव ऐसे है, तो जरा सोचो, ये सीधी जो जा रही है ये ए वोल्टेज है, बी ऊपर जा रहा है ये करंट है, और जो जल्दी जल्दी जा रही है ये पावर है। तो सी पावर, ए वोल्टेज, बी करंट, ये तो समझ में आ गया इतना। जो फास्ट है वो पावर होती है, और वी और आई आइडेंटिफाई कर लो। इसमें करंट लीड कर रहा है, आई लीड्स, ऊपर है ना, सो कैपेसिटर। अब एसी सर्किट में कैपेसिटर होगा, इसमें आपसे पूछ लें ड्रॉ फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम नहीं आता करंट के लिए। यहाँ तो वी हो जाएगा, करंट इधर आता है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, बोलो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, I = Im sin ωt + π/2 बताया था पीछे, ये वी का आ जाएगा, कर लेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो एसी सर्किट में इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, तीनों के ऊपर किस टाइप के सवाल बन सकते हैं ये मैंने बताया। अब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों को मिला के सवाल बन जाए क्या, एक कैपेसिटर, एक बल्ब B1, एक इंडक्टर, एक बल्ब B2, इसके साथ हमने एक डीसी सोर्स जोड़ दिया। ठीक है, विच बल्ब विल ग्लो, सिंपल सवाल, कौन सा बल्ब जलेगा भाई। देखो डीसी है, डीसी के लिए इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, और ये ब्लॉक करता है, ये ब्लॉक करता है, इसका मतलब यहाँ से करंट पास नहीं करेगा, तो डोंट ग्लो, ये बल्ब नहीं जलेगा, ये वाला जलेगा, तो B2 ग्लो, बल्ब जो B2 है वो जलेगा, B1 नॉट ग्लो। B1 जो बल्ब है वो नहीं जलेगा, B2 जो बल्ब है वो जलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई। ठीक है,
एक सवाल। इसी में दूसरा सवाल क्या बन सकता है, इसकी जगह मैं एसी सोर्स लगा देता हूं, ठीक है। एसी सोर्स लगा दिया और एसी में भी मैंने बोला हाई फ्रीक्वेंसी एसी। हाई फ्रीक्वेंसी एसी को कैपेसिटर पास करता है और ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसका मतलब ये करंट को ब्लॉक करेगा और ये पास करेगा। इसका मतलब B1 हैज मोर ब्राइटनेस, B1 की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, B2 हैज वेरी लो, B2 की ब्राइटनेस क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी हाई रेजिस्टेंस बहुत कम करंट, ब्राइटनेस बहुत कम होगी इसकी। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ जाती है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इतना कर लेंगे, इसके बाद देखो ये थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं इसके अंदर, कंसेप्ट आपके सही है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एक सवाल और लास्ट। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस R1, एक कैपेसिटर C1, यहाँ आपको दे दिया एक इंडक्टर L2, रेजिस्टेंस R2, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दिया C2, ठीक है। यहाँ इंडक्टर लगा दिया L1, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया R3, ठीक है भाई। यहाँ एक AC सोर्स जोड़ दिया। फाइंड इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। इम्पीडेंस का मतलब इंडक्टर कैपेसिटर सब मिला के जो रेजिस्टेंस बनाता है उसको इम्पीडेंस बोलते हैं, पता है आपको वैसे। अब देखो AC सोर्स हाई फ्रिक्वेंसी AC है, हाई फ्रिक्वेंसी AC है, इसका मतलब इसको ब्लॉक करेगा करंट को, यहाँ पे भी करंट को ब्लॉक करेगा क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी AC करंट को ब्लॉक करेगा, यहाँ से पास करेगा यहाँ से। इसका मतलब ये हट गया, जहाँ से करंट ब्लॉक हो रहा है वो हट गया। क्या बचा? ये कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है नहीं, तो इम्पीडेंस का सिंबल अगर Z लें तो क्या हुआ, R1 प्लस R3। तो नेट जो इम्पीडेंस है क्या है बेटा, R1 प्लस R3। सिंपल सवाल था, थोड़ा ध्यान रखना है। हाई फ्रीक्वेंसी AC को कैपेसिटर पास करता है, इंडक्टर ब्लॉक करता है। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। जस्ट मैंने हर टाइप के सवाल डिस्कस किए। AC सर्किट विद RLC के साथ क्या क्या बन सकते हैं, क्या क्या आए हुए हैं और क्या क्या बन सकते हैं, सारे डिस्कस किए। उम्मीद है आपने अच्छे से नोट किया होगा और बस अब प्रैक्टिस करनी बाकी है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। और अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और अपने फ्रेंड से भी करवाइए। थैंक यू।